मेरे दादाजी गांव के बहुत ही मशहूर हकीम थे। वो औरतों की पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज करते थे। हमारी हवेली में एक बड़ा कमरा दादाजी का था, जिसमें वो औरतों का इलाज करते थे। बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था। एक दिन मैंने सोचा कि चलो मैं भी देखूं उस कमरे में दादाजी औरतों के साथ क्या करते हैं। जब मैं कमरे में उन औरतों की हालत देखी तो मेरी तो रूह कांप गई। मेरा नाम रेशमा है। मैं अपने 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। एक दिन मैं शयन में साफ सफाई कर रही थी तो दादाजी के कमरे से जोर जोर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो बहुत ही डरावनी थी। मैं जैसे ही दादाजी के कमरे की तरफ गई तो मेरी माँ ने मुझे जोर से आवाज़ देकर बुला लिया और कहा, आइंदा तुम उस कमरे के करीब भी नहीं जाओगी। पूरी हवेली तो पड़ी हुई है, तुम्हें उस कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा, माँ, वहाँ से एक औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं कमरे की तरफ जा रही थी। तो माँ ने कहा, एक बार कह दिया ना, उस कमरे की बात बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दो। उस कमरे में तुम्हारे दादाजी औरतों का सफल इलाज करते हैं। बहुत दूर दूर से औरतें आती हैं और उस कमरे में 5 दिन गुजारने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तुम्हारे दादाजी को औरतें बहुत मानती हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब है। एक दिन दादाजी बैठकर किताब पढ़ रहे थे। मैं जाकर दादाजी के पांव दबाने लगी तो दादाजी ने मुझसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छी डॉक्टर बनो और जैसे मैं लोगों का इलाज करता हूँ वैसे तुम मर्द औरत सभी का खूब अच्छे से इलाज करो। दादाजी की बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैंने कहा, दादाजी, आप उस कमरे में औरतों के साथ क्या करते हैं। मेरा इतना कहना था कि दादाजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, आइंदा तुम उस कमरे की बात नहीं करोगी। दादाजी बहुत लाड प्यार करते थे, मेरी सारी बात मानते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझसे कहा, रेशमा, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी उस कमरे में इतना अंधेरा क्यों किए रहते हैं और किसी को भी उस कमरे में क्यों नहीं जाने देते। एक दिन एक औरत दादाजी के पास रोती हुई आई और कहने लगी, हकीम जी, आप मेरा इलाज कर दीजिए। पिछले 5 सालों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दादाजी कहने लगे, कमरे में जगह नहीं खाली है, तुम बाद में आना। औरत दादाजी से जिद करने लगी और कहने लगी कि मैं अपने पति से 5 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। उन्होंने आपका नाम सुना है। वह कहते हैं आप बहुत अच्छे हकीम हैं और जो औरतें आपके यहाँ 5 दिन रुक जाती हैं उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो दादाजी ने कहा, अपने पति से फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं वहाँ 7 दिन तक रहूँगी। अगर वह मान गए तो ठीक है, नहीं तो तुम वापस चली जाना। उस औरत ने कहा, उनका नंबर मेरी मोबाइल में सेफ है, लेकिन मुझे याद नहीं है और मैं अपना मोबाइल घर रख कर आई हूँ। मेरे दादाजी औरतों के प्रति बहुत दयालु थे। उस औरत ने कहा, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं अगर दोबारा घर जाना चाहूँगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी और मैं अपने पति से कहकर आई हूँ, वह 5वें दिन मुझे लेने आएंगे। तो दादाजी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम अभी घर चली जाओ। अभी कमरे में जगह बिल्कुल भी नहीं है और 2 दिन बाद तुम आना। उस औरत को पैसे देकर दादाजी वापस भेज देते हैं। अब तो उस कमरे का राज जानने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा था, क्योंकि दादाजी का कमरा तो बहुत ही बड़ा था और मेरी समझ से उस कमरे में 3-4 औरतें थीं जिनको मैंने अंदर जाते देखा था। लेकिन दादाजी ने उस औरत को क्यों वापस कर दिया, मेरे मन में यह प्रश्न भी उठ रहा था। एक दिन मैंने देखा, मेरे दादाजी कुर्सी पर बैठकर सो रहे थे और मेरी माँ अपने कमरे में थी। मैंने सोचा कि अच्छा मौका है,
उस कमरे का राज जानने के लिए। मैं धीरे धीरे कदमों से उस कमरे की तरफ जा रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोला तो अंदर एक दरवाज़ा और था। इतने में मेरे दादाजी की नींद खुल गई और वह ज़ोर से चिल्लाए, रेशमा जल्दी बाहर आओ। मैं बहुत डर गई। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा, रेशमा तुम पागल हो गई हो। तुमसे मैंने कहा था कि इस कमरे में नहीं आना और तुम इस कमरे में क्यों जा रही थी। दादाजी ने कहा, एक बार और कहता हूँ, अपने मन में यह बात बिठा लो। अगर तुम इस कमरे में करीब भी आई तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और जाकर अपने कमरे में रोने लगी। इतने में मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो मैंने कहा, माँ से दादाजी ने मुझे मारा है। माँ ने तुरंत कहा, तुम उस कमरे में जा रही थी क्या। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे दादाजी ने ठीक किया, तुमको मारा। जब तुमको मना किया गया है कि उस कमरे में मत जाया करो तो तुम फिर क्यों जा रही थी। मैं भी कह देती हूँ, आज के बाद कभी भी दादाजी के कमरे के पास जाने की कोशिश मत करना। इतना कहकर माँ चली गई। मैं जब दादाजी के कमरे का पहला दरवाज़ा खोली थी तो वहाँ से बहुत अजीब तरह की महक आ रही थी, जिससे अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ सकता है। तो दादाजी औरतों का इलाज कैसे करते हैं, मुझे यह जानने के लिए बड़ी बेचैनी थी। कॉलेज में नवरात्रि की छुट्टियां चल रही थीं तो मेरी मौसी की बेटी सलमा मेरे घर आई हुई थी। कॉलेज में पूरे 3 दिन की छुट्टी थी तो सलमा 3 दिन तक मेरे साथ रहने वाली थी। सलमा को मेरे दादाजी के इलाज के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। हम दोनों, मैं और सलमा, कमरे में सोए हुए थे कि सलमा की रात में जब प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए वह जा रही थी कि अचानक सलमा जोर से चिल्लाकर शयन में बेहोश हो गई। पूरे घर वालों की नींद खुल गई। कुछ देर बाद जब सलमा को होश आया तो उसने कहा, मुझे घर जाना है। तो मेरी माँ ने कहा, बेटी बहुत रात हो गई है, आज रात रुक जाओ, कल तुम्हें घर छोड़ देंगे। सलमा मेरे कमरे में आई तो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी। मैंने कहा, सलमा क्या बात है, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्लाई थी। तो सलमा ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे घर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा था। किसी तरह सुबह हुई तो सलमा अपने घर चली गई। अब मेरे मन में यह बात आ रही थी कि अब मैं उस दादाजी के कमरे के पास नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी सलमा की तरह हो। लेकिन मेरा मन दादाजी के कमरे की राज जानने के लिए उतावला था। मैंने भी ठान लिया था कि चाहे जो हो, अब मैं दादाजी के कमरे के बारे में जानकर ही रहूंगी। एक दिन मेरी माँ कुछ काम से बाहर गई हुई थी और पिताजी भी ऑफिस गए हुए थे। घर में सिर्फ दादाजी थे। दादाजी अक्सर दोपहर में 1-2 घंटे सो जाया करते थे। मैं सोच रही थी कि जब दादाजी सो जाएंगे तो मैं उस कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन दादाजी को शायद इस बात का आभास था कि मेरी बहू आज घर पर नहीं है, तो कहीं रेशमा फिर ना कोई गलती करे और मेरे कमरे में आए। उस दिन भी मैं कमरे के बारे में नहीं जान पाई। जब मेरी मम्मी आई तो मुझे अपने कमरे में देखकर उनको सुकून मिला। एक दिन दोपहर को पिताजी ने माँ के पास फ़ोन किया और बोले, तुम तुरंत ऑफिस चली जाओ, कुछ कागज़ पर साइन करने हैं, उसके बाद चली जाना। जल्दी जल्दी पिताजी की ऑफिस चली गई। इस बात की जानकारी दादाजी को नहीं थी। मैंने देखा कि दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे। अब यही अच्छा मौका था उस कमरे का राज जानने का। मैं धीरे धीरे कदमों से जब कमरे के अंदर गई तो बहुत अजीब तरह की महक आ रही थी। पसीने की बदबू आ रही थी। कमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैंने सोचा, पहले कमरे की लाइट को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। और औरतों की बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। कमरा
बहुत बड़ा था, शायद औरतें कोने में थीं। जैसे तैसे करके मैंने लाइट का बोर्ड खोज निकाला और जैसे ही लाइट ऑन की तो मेरे होश उड़ गए। उस कमरे में 7-8 औरतें थीं। सब औरतों के सिर्फ धड़ थे, उनका पूरा शरीर गायब था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो उसमें से एक औरत ने कहा, घबराओ नहीं बेटी। वह आवाज़ बहुत अजीब थी, जिसे सुनकर मैं ज़ोर से चिल्लाकर वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी और मेरे पास मेरे दादाजी, मेरी माँ और मेरे पिताजी खड़े थे। जब माँ को यह आभास हुआ कि मैं होश में आ गई हूँ तो माँ मुझे पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, कहा था ना तुझसे कि उस कमरे में न जाना, लेकिन तू नहीं मानी। अब तुझे समझ में आया। तो मैंने कहा, माँ उस कमरे में औरतों के सिर्फ धड़ हैं और शरीर गायब हैं। तो दादाजी ने कहा, घबराओ नहीं रेशमा, घर पर चलकर मैं तुमको सारी बात बताऊंगा। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और जब मैं घर पर आई तो दादाजी ने कहा, रेशमा बैठो, और अपने पास बिठाकर उन्होंने कहा, जो तुमने उस कमरे में देखा है ऐसा कुछ नहीं है। औरतों के शरीर जमीन के अंदर हैं और सर जमीन के बाहर हैं। वह लोग एक बड़े मटके में बैठी हुई हैं और उस मटके में बहुत सारी नीम की पत्तियां हैं। जो 5 दिन तक लगातार नीम की पत्तियों में बैठ जाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।